हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी तो टेंथ वाले बच्चे जो सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत ही प्रेशराइज्ड भी होंगे। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा सा मैसेज कि सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं होना है, आपको नेगेटिव में नहीं लेना है और वरीड नहीं होना है। बेफिक्र होके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर 10th सीबीएसई एग्जामिनेशन। उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अभी लिमिटेड टाइम में सपोज आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कैसे हम लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो आई होप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। बेसिकली आज मैं यहाँ पे ये लेके आया हूँ। आई थिंक सभी लोगों का संस्कृत, जिनका संस्कृत है, संस्कृत हो गया होगा और आईटी भी हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो उसमें सोशल साइंस, मैथ्स कंटिन्यू है। तो एक लंबा सा गैप दिया है, क्यों ना हम इस गैप में एक स्ट्रेटजी तैयार करें जिसमें हम सोशल साइंस का भी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं, साइंस का भी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इवन मैथ्स का भी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक हमारा मानना है, अगर आपको पसंद आए तो आप फॉलो करोगे और पसंद ना आए तो फॉलो नहीं करना। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि आई थिंक आप सभी को पसंद आए, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप देखो, सपोज अभी तो स्कूल वगैरह भी छुट्टी हैं, स्कूल्स वगैरह तो जाने नहीं हैं। और अगर स्कूल्स आप जाते भी हो तो एक लिमिटेड टाइम में जाते हो और उसके बाद फिर आपके पास पूरा 24 घंटा आपके पास है। आप चाहे जैसे भी, आप जैसे चाहो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आपको उस 24 घंटे का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। बस कुछ दिन की तो बात है कि जब जम के प्रिपरेशन करोगे, अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि अभी फ़िलहाल मैं 3 सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ। एक साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स। साइंस, एसएसटी और मैथ्स। तो बेसिकली क्या है, आपको ऑलरेडी पता होता है कि साइंस में अगर जैसे इंस्ट्रक्शंस रहा, बेसिकली देखा ये गया कि जो सैम्पल पेपर्स वगैरह में जो होते हैं या फिर प्री बोर्ड वगैरह में जैसे एग्जाम दिए तो आपको 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं और वो 50 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए हो, लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओ तो बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन आता है, बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर बहुत ये टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हर बार कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर ही देते हो। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं साइंस की बात करूँ, एसएसटी की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, तो बेसिकली एग्ज़ाम क्या है, वो 90 मिनट्स में आपको वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को स्कोर कर लेना है। 90 मिनट्स में सारे क्वेश्चन, जिसमें जैसे मैथ्स में अगर 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना है तो 40 क्वेश्चन, उसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, या फिर जैसा भी जो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस होगा आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतने कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में आप कैसे करोगे। 4 तारीख तक आपका सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि क्यों ना एक शेड्यूल ऐसा बनाया जाए जिसमें जम के प्रिपरेशन हो। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस की बात करें, इस साइंस में आप क्या करो, आपको ये पता होता है कि केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं, बायो में 1 चैप्टर आ रहा है। आप इवन सारे बच्चे पढ़ भी लिए होंगे, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स, सब टॉपिक्स सारे पढ़ लिए होंगे। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता, आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, सबसे पहले डे 1 आज से आप स्टार्ट कर दो। आज अगर आपके पास टाइम नहीं तो कल से आप स्टार्ट करो, चलो 26 नवंबर से ही ले लेते हैं। तो बेसिकली आप करना क्या, आप क्या करना, एक सेट उठाना, एक प्रैक्टिस सेट जो होता है साइंस का वो सेट उठाओ। और सेट उठाने के बाद आप ये देखना कि इस सेट को बनाने में आपका टाइम कितना है। वो टाइम को आप मेंशन करोगे, चाहे वो 40 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स या फिर 65 मिनट्स, 90 मिनट्स, 85 मिनट्स, जो भी
इवन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा अगर टाइम लगते हैं तो आप उसको मेंशन करोगे। एक सेट बनाया और उस सेट को बनाने में कितना टाइम लगा वो आप किए, और होता क्या है कि उस सेट का आपका आंसर सेट भी रहता है, आंसर भी रहता है, तो आप आंसर मैच करके देखोगे कि आप उस 40 मार्क्स में कितने स्कोर कर पा रहे हो। सपोज मान लो 40 मार्क्स में आप जो स्कोर किए वो फर्स्ट डे मान लो कि 20 ही स्कोर कर पाए, 35 ही स्कोर कर पाए, या फिर 30 स्कोर कर पाए, या फिर इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 5 मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आप उससे आपको परेशान नहीं होना है, आप देखिए कि हाँ इतना स्कोर किए। अब आप क्या करो कि इस सेट को बनाने के बाद आपको ये पता चल गया कि इतना टाइम लग रहा है और आप इतने स्कोर कर पा रहे हैं। अब आप इसमें ये देखना कि उस सेट में जिसमें आपका मार्क्स कम आया है, तो आप देखो कि कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं ले पाए। तो अब क्या करो, आप इसके लिए स्पेशली जैसे मान लो 20 मार्क्स आया तो 20 मार्क्स नहीं आ पाया, तो वो 20 मार्क्स कौन से चैप्टर से नहीं आ पाया, तो आप कोशिश ये करो कि उस 20 मार्क्स जो जो चैप्टर से आए हैं आप उस चैप्टर के लिए क्या करो, 1 घंटे का टाइम निकालो। सबसे पहले क्या करो, वो सारे क्वेश्चंस जो जो आप अटेम्प्ट नहीं ले पाए, आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर से है, तो आप क्या करो उस चैप्टर के उस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार रिकॉल कर लोगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस नहीं बने ना उस आंसर को आप देख भी लो कि हाँ वो कैसे सॉल्यूशन है उसका, कैसे बना। तो हम समझते हैं कि ये सारे प्रोसेस करने में मैक्सिमम हम ले लेते हैं 2.5 आवर, मीन्स 2.5 घंटे, आपका 2.5 घंटे चला जाता है। इस 2.5 घंटे में क्या होता है कि एक सेट बन गया, और एक सेट में जो 40-50 क्वेश्चन थे वो बन गए, और इवन पूरा साइंस का पोर्शन आपका रिवीजन हो गया। जो क्वेश्चन नहीं बना आप उसको देख लिए, और जो जो टॉपिक में कंफ्यूजन था उससे भी आप देख लिए, और तो और आपका प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि वो टाइम आपका मैनेज हो गया। सिमिलरली आप मान लो ये साइंस का किए, सेम कंडीशन अगर हम SST में भी करें, सेम डे करना है, क्योंकि 24 घंटे हैं आपके पास, आप चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसको। तो एक सेट में क्या करो, SST का बना, सेम कंडीशन वहाँ पे भी, और इसमें भी आप क्या करो 2.5 घंटे का टाइम है। अब इस 2.5 घंटे में क्या होता है, आपका SST का भी हो गया। अब उसमें भी देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है उतना लाने में, और कौन कौन से चैप्टर से आपका अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रिविजन कर लो, उस चैप्टर्स को देख लो। फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैथ्स का भी हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि हाँ मैथ्स में कितना टाइम लग रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, और फिर जो जो चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं बना वो सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना है, और वो सारे क्वेश्चंस को भी देख लेना है जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए। आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगर मान लो पर डे आप साइंस का एक सेट, SST का एक सेट और मैथ्स का एक सेट बनाते हो, तो पर डे आपका 3 सेट होता है, और एक ही साथ आपका सारा रिविजन होता है। क्लियर है? अब आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो इसको फॉलो कर ही सकते हो आप, क्योंकि 30 को आपका SST का एग्जाम है, उसके बाद फिर आपका साइंस का एग्जाम है, और उसके बाद फिर आपका मैथ्स का एग्जाम है। तो इवन 28 तक तो आप ये कर ही सकते हो, आप इवन आज से भी ले सकते हो। 25, 26, 27, 28 ये 4 सेट अगर आपका बनता है चारों मैथ्स में, साइंस में, SST में, तो क्या होता है इससे आपको आइडिया मिलता है, और हमें जहाँ तक पता चलता है कि वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको फॉलो करना, आप अपने देख लेना, अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग देख लेना, आप किस में कंफर्ट फील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपका अच्छे से रिवीजन है तो एक जज तो करना होगा ना खुद से, कितना मार्क्स कर पा रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उसको अटेम्प्ट करना है। मीन्स मैं पर डे आपसे सिर्फ 24 घंटे में 8 घंटे मांग रहा हूँ, 8 घंटे आप पढ़ाई करो और अच्छे से स्कोर करो, बेफिक्र होकर सोना है, बेफिक्र होकर खाना है, और टेंशन फ्री रहना है। इज इट क्लियर? चलिए कोई नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक, कुछ कंफ्यूजन जो होता है लोगों को वो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ आप लोगों के सामने, ये क्लियर कर दूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैं साइंस में फिजिक्स का पार्ट लेके आया हूँ। फिजिक्स का पार्ट देखो आप, फिजिक्स के पार्ट में बहुत सारे बच्चे आज भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो अपलोडेड वीडियो हैं वो सारे अपलोडेड वीडियो को आप देखो तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं उससे रिलेटेड, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप वो सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हो। तो
बेसिकली आज हम यहाँ पे ये लेके आए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, उसके साथ क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो है वो बहुत सारे फिनोमेना के साथ क्या होता है, कैसा होता है, एक दूसरे से रिलेशन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में और फिनोमेना के बीच में हम कैसे कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है। आपको ऑलरेडी पता होता है, मैं बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लॉ और केसेस वगैरह भी बताए थे, कंडीशन भी बताया था कि कैसे ऑब्जेक्ट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन की बोर्ड के क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे स्कूल्स में या ये क्वेश्चन आया है। मान लेते हैं ये इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है, ये लाइटें यहाँ से जा रहा है, ये लाइटें यहाँ से जा रहा है, ये एक नॉर्मल लाइन है। अब क्या है, ये इसको जाना चाहिए था सीधा, ये सीधा ना जाकर के बेंड कर गया, ये क्या हो गया, बेंड कर गया। मीडियम वो कुछ भी हो सकता है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम ए, मीडियम बी, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें निकालना क्या है और हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज मान लो मैं यहाँ पे मीडियम 1 ले लिया, मीडियम 1 और ये मीडियम 2 ले लिया, क्लियर है। एक केस ये लिया मीडियम 1 और ये मीडियम 2, और दूसरा केस में आप देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको कि लाइट रे जो है वो हमारा मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। आप इस 2 को ऐसे लिख सकते हो, लाइट रे हमारा मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। अब ये यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये इंसिडेंट रे है हमारा और ये नॉर्मल लाइन है। इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल लाइन ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, नॉर्मल लाइन ये है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का होता है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका हो गया। तो अब इस कंडीशन में लाइट हमारा इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है। अब दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा केस ये है कि ये इंटरफेस हो गया। ये इंटरफेस होने के बाद आप देखो, इंटरफेस होने के बाद ये इंटरफेस हो गया, हम लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। इंसिडेंट करवाने के बाद एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती है। ये सेकेंड केस में आप ये देखो कि मीडियम 1 यहाँ है हमारा और मीडियम 2 यहाँ है। लाइट रे इसमें क्या है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है। इसमें कंडीशन क्या था, लाइट रे हमारा किस से किस में जा रहा था, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो आप कैसे निकालोगे। उसमें आपसे ये पूछ देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालिए, या फिर आपसे ये पूछ देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे आई थिंक विजिबल होगा, सभी को दिख रहा होगा। आप हमेशा ध्यान में ये रखना कि इंसिडेंट रे हमारा किस में है। आपको ये मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 2 केसेस में निकाल सकते हैं, एक एंगल के केसेस में, एक स्पीड के केसेस में, है ना। तो अब यहाँ पे देखो लाइट रे हमारा कहाँ है, मीडियम 2 में, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। इंसिडेंट रे हमारा इसमें है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे एंगल के केसेस में हम लोग निकाल सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मालूम ये होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। अगर आपसे यहाँ बोल दिया कि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 60 डिग्री, और यहाँ पे हम खुद क्या करेंगे, 60 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर हमें स्पीड के केस में निकालना है, तो स्पीड के केस में हम कैसे निकालेंगे भाई। तो स्पीड के केस में हमेशा ध्यान में आप लोग ये रखना कि लाइट रे हमारा किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। तो लाइट रे हमारा अगर मीडियम 2 में है और मीडियम 1 से में जा रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे देखो लाइट रे यहाँ पे इस फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस हुआ, ये सेकेंड केस हुआ। लाइट रे हमारा मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा था, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आप ये देखो, जब स्पीड के केस में हम लोग निकालेंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि लाइट रे हमारा इंसिडेंट रे जो है वो किस मीडियम में है, तो उस मीडियम का जो स्पीड होगा, मतलब उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसको ऊपर लिखेंगे, मीन्स v2 by v1।
ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको पिछली वीडियो में ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब V2/V1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1/n2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे V2/V1 निकाले, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इक्वेशन निकाल लिए। जब स्पीड की केस में रहा तो लाइट जब हमारा इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा था, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। और जब हम सेकंड केस में आएंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, लाइट रे हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा था, तो इंसिडेंट रे हमारा किस में था, मीडियम 1 में था। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, V1/V2। और जब V1/V2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n2/n1। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इस वे से आप लोग दोनों कंडीशन में, जब एंगल दिया हुआ है तो भी और जब स्पीड दिया हुआ है तो भी, इन दोनों कंडीशन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजी वे से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? आई थिंक सभी को समझ में भी आया होगा। अब फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे, ये रब करते हैं, सभी को दिख रहा है, ओके। अब आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्कैटरिंग के बीच में क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के केस में क्या रिलेशन है। तो उस कंडीशन में भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, ये देखो आप VIBGYOR, ये ऐसा है विब्जियो, आपको ऑलरेडी पता होता है, ये 7 कलर्स। आप ध्यान में ये रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये वेवलेंथ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। एंड फ्रॉम R to V दिस वन इज फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब आप दिमाग ये लगाना, आपको ये ऑलरेडी पता है कि जब हम लाइट रे को प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो वो प्योर बनता है, और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो किसका होता है, वायलेट का होता है। मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो डेविएशन हुआ, मैक्सिमम डेविएशन किसका है, वायलेट का, वायलेट का। और वेवलेंथ किसका कम है, मिनिमम वेवलेंथ किसका है, मिनिमम वेवलेंथ वो भी वायलेट का। और क्या हम लोग बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन किसका होता है, रेड का। मिनिमम डेविएशन किसका, डेविएशन किसका, रेड का। और मैक्सिमम वेवलेंथ किसका, वो भी रेड का, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका, रेड का। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका डेविएशन जो है वो सबसे कम है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है। अब बताओ यहाँ पे कि वेवलेंथ और डेविएशन के बीच में रिलेशन क्या हुआ, तो आप यहाँ से इजी रिलेशन निकाल सकते हो कि ये जो डेविएशन है, डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ। डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हम इजी रिलेशन यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। डेविएशन अगर वेवलेंथ बढ़ा तो डेविएशन कम, वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज़्यादा। यहाँ पे एक रिलेशन मिला। फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखोगे, डेविएशन के केस में यहाँ पे हम लोग ले लिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये रब करते हैं, आप ये पढ़ चुके हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हुआ। और आपको ये मालूम होता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो लेते हैं वो जनरली कांस्टेंट ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब यहाँ से एक और भी रिलेशन निकला कि अगर जिसका स्पीड ज़्यादा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे मीडियम का दे दिया, आपसे ये बोला कि बताइए रिगर मीडियम कौन है और डेंसर मीडियम कौन है, तो उस कंडीशन में आपको मालूम रहेगा तब तो जिसका स्पीड ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, मीन्स जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा वो रेयर मीडियम, जिसमें स्पीड कम होगा वो डेंसर मीडियम। ये एक रिलेशन निकला। फर्दर जब हम दूसरा रिलेशन निकालना चाहें तो आप ये भी देख सकते हो, आपको ये मालूम होना चाहिए सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा, न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी, एक रिलेशन होता है। आप देखोगे प्रॉपर्टीज लाइट के केसेस में, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट के केसेस में हम देखते हैं क्या, ये फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होता है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लीजिए वेवलेंथ का। तो वेलोसिटी मींस स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेवलेंथ का, और अभी हम लोग देखेंगे क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी मींस स्पीड के बीच में जो रिलेशन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब एक और रिलेशन निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन निकलेगा वो कैसा होगा, इनवर्स वेरिएशन मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि वेवलेंथ सबसे कम किसका, वायलेट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होगा, वायलेट का होगा। और हम ये देख रहे हैं कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, इसका मतलब लिस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा, लिस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक और भी रिलेशन निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं एक रिलेशन और भी होता है, स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो अब यहाँ से आप दिमाग लगा ही सकते हो कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग, सबसे कम स्कैटरिंग किसका, लिस्ट स्कैटरिंग किसका होगा, लिस्ट स्कैटरिंग किसका होगा, रेड का होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो इसका स्कैटरिंग सबसे कम, और जिसका वेवलेंथ कम मीन्स मिनिमम वेवलेंथ किसका, वायलेट का, तो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसका, मैक्सिमम स्कैटरिंग जो है वो वायलेट का होगा। इस तरह से एक और रिलेशन निकल गया आपका स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच में। अब क्या कर सकते हो, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में भी हम लोग देखते हैं इनवर्स वेरिएशन होता है। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्कैटरिंग भी कम। और इस तरह से हम लोगों ने ये बहुत सारे रिलेशन देखे, स्पीड का केस देखे। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन ये कुछ टॉपिक्स हम लिए, और नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लेके आऊँगा और उसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे हम बहुत कम टाइम में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव, होपलेस नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस नहीं होना है, खुशी खुशी पढ़ना है। होगा होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन इंसान को प्रयास तो करना चाहिए ना। होना ना होना तो बात की बात है। आपके पास 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज करो। ओके, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना है, अननेसेसरी सोचना नहीं है, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात बीमार नहीं पड़ना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।